once again in my YouTube channel Oasis GS Classes। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रिसोर्सेज के वर्गीकरण का दो आधार पर बात किए थे। पहला आधार था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और दूसरा आधार था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम इस क्लास में दो और बचे आधार पर बात करेंगे, वह है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब चलते हैं तीसरे प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पर। ओनरशिप अर्थात स्वामित्व, मालिकाना हक। जितने भी संसाधन हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास में है, सबका कोई न कोई स्वामी है, कोई न कोई उसका मालिक है। या वह किसी व्यक्ति विशेष का है, या वह किसी समुदाय का है, या वह राष्ट्रीय है, या तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व का संसाधन है। तो देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में समझते हैं। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज की जब बात हम करते हैं तो आप अपना एक उदाहरण ले सकते हैं, हमारा उदाहरण ले सकते हैं, आप आसपास के किसी व्यक्ति विशेष का उदाहरण ले सकते हैं। सबका अपना खेत, बगीचा, अपना मकान, अपना खलिहान, अपना तालाब इत्यादि होता है। उसके लिए सरकार को कुछ न कुछ टैक्स पे करना होता है और उस सामान या उस संसाधन का उपयोग और उपभोग वह अपने हिसाब से करता है। तो वे सारे संसाधन आपको व्यक्तिगत संसाधन या इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। जब हम कम्युनिटी ओन रिसोर्स की बात करते हैं, सामुदायिक संसाधन की बात करते हैं, तो उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता, स्वामित्व नहीं होता, बल्कि उस समुदाय में, उस आसपास के लोगों का, सभी का उस पर बराबर का हक और स्वामित्व होता है। जैसे हम विलेज हाट की बात करते हैं, तो विलेज हाट में, ग्रामीण हाट में, गांव घर में, छोटे छोटे गांव में बाजार लगते हैं, हाट लगते हैं। तो उस हाट में सभी लोग जाते हैं और अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। पब्लिक पार्क, जो आसपास में गांव में, शहर में पब्लिक पार्क्स होते हैं, एवरीबडी कैन गो देयर फ्रीली, नो रेस्ट्रिक्शन इज देयर। हाँ, लोगों को वहाँ किसी किसी खास पार्क में जाने के लिए छोटे रकम अदा करना पड़ सकता है, वह या तो मासिक हो सकता है वह या दैनिक हो सकता है, लेकिन वह उस पार्क के रखरखाव के नाम पर लिया जाता है। लेकिन वहाँ जाने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है, तो वह वैसे पार्क कम्युनिटी ओन पार्क के कैटेगरी में आते हैं। जैसे खेल का मैदान है, चाहे वह शहर हो या गांव हो, खेल के मैदान पर सारे बच्चे, सारे समुदाय के बच्चे जाते हैं, खेलते कूदते हैं, लोग घूमते हैं। तो इस तरह के प्लेग्राउंड इत्यादि, कब्रिस्तान, श्मशान, उस पर सभी का हक होता है जो कम्युनिटी ओन रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। जब हम नेशनल रिसोर्स की बात करते हैं तो नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत ऑल रिसोर्सेज विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज, आपके देश के या किसी भी देश का जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जो उसके राजनीतिक सीमा है, उस राजनीतिक सीमा के अंतर्गत पड़ने वाले जितने संसाधन हैं, वह संसाधन व्यक्तिगत संसाधन भी हो सकता है, कम्युनिटी ओन संसाधन भी हो सकता है, वह अंतिम रूप से राष्ट्रीय संसाधन भी है। कैसे? अगर सरकार को आपके ज़मीन होते हुए कोई रेलवे लाइन निकालना है, तो सरकार उसको बजाबते सरकारी प्रक्रिया के तहत अधिग्रहित कर सकती है। उसको, आपको उसके लिए खास विभाग बना हुआ है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अथॉरिटी या विलेज डेवलपमेंट अथॉरिटी बना हुआ है, वह उस कार्य के लिए अधिकृत होते हैं और उसका बजाबते क्या होता है, अधिग्रहण होता है ज़मीन का। और
उस ज़मीन के जिस पर आपका मालिकाना हक पहले से था, जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाता है, उसके बदले में उनको वाजीफा मिल जाता है। उसके बदले में उस आदमी का जिसका वो ज़मीन है, जिसका वो संसाधन है, उसके लिए उसको मुआवजा मिल जाता है। लेकिन अंततोगत्वा वह ज़मीन सरकार की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअल रिसोर्स भी है तो सरकार चाहे अपने उपयोग के लिए तो उसको ले सकती है, उसके बदले आपको मुआवजा देगी। तो देश के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं वह सभी राष्ट्रीय संसाधन के कैटेगरी में आता है। और ये तो पॉलिटिकल, अभी हम एक रफ मैप बना चुके हैं भारत का, इसको देख सकते हैं। ये पॉलिटिकल बाउंड्री है, इसके अंदर जितने संसाधन है वो तो राष्ट्रीय संसाधन है ही, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी पास किया गया 1982 में, जिसके अंतर्गत देश के पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर समुद्री सीमा में बहुत सारे देश, द्वीप और प्रायद्वीपीय देश है, जिसका सीमा द्वीप है तो समुद्र के बीच में ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका सीमा समुद्र से लगता है। तो दो देशों के बीच आपसी विवाद को निपटाने के लिए, सीमा विवाद समाप्त करने के लिए समुद्र में भी एक दूरी निर्धारित कर दी गई कि इतना दूरी तक इस जो एडजेसेंट कंट्री है, जो नेबरिंग कंट्री है, उस पर स्वामित्व होगा। तो उस हिसाब से उसमें तकरीबन 161 देश आज के डेट में उसका सदस्य है, जिन्होंने उस लॉ ऑफ सी पर हस्ताक्षर किया और उसको माना। और उस लॉ के हिसाब से ये 3 जोन बांटा गया है। ये जो आपके बेस लाइन है, कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन से लेकर के ये 12 नॉटिकल माइल्स, जमीन पर दूरी नापने के लिए जो इकाई होती है, यूनिट होता है, उसको किलोमीटर मीटर में मापते हैं, जबकि समुद्र में उसी को नापने के लिए जो इकाई है उसको नॉटिकल माइल्स बोला जाता है। तो समुद्र तट रेखा से लेकर के 12 किलोमीटर दूर तक जलीय भाग को मेरीटाइम बेल्ट या समुद्री पेटी कहा गया, या उसी को टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। चूँकि टेरिटोरियल मतलब स्थलीय, ये जिस देश के स्थलीय भाग से वह लगा हुआ पेटी है वह टेरिटोरियल पेटी या मेरीटाइम बेल्ट कहलाता है। तो इसके अंतर्गत जो भी संसाधन है उस पर पूर्ण स्वामित्व उस देश का होता है। जैसे हमारे देश से ये लगा हुआ है 12 नॉटिकल माइल्स तक, इसमें जितने भी संसाधन होंगे, वाटर और अन्य मिनरल रिसोर्सेज और वॉट एवर रिसोर्सेज आर देयर, ऑन दैट आवर कंट्री हैज़ राइट टू माइन देम, राइट टू एक्सट्रैक्ट देम। इस पर हमारे देश का अधिकार है। उसके अतिरिक्त भी 2 बेल्ट बनाए गए, एक कंटाग्यूअस जोन जो 24 नॉटिकल माइल्स का है। इसमें 12 नॉटिकल माइल्स तो आपका मेरीटाइम बेल्ट है, और फिर 12 नॉटिकल माइल्स का जो है ये जोन कंटागियस जोन है। अगर टोटलिटी में देखें तो ये 24 नॉटिकल माइल्स हो जाता है। और इस कंटागियस जोन में हमारे जो आपको सीमा पर दूसरे देश से कोई जहाज़ आता है, जहाँ सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स या कमर्शियल टैक्स वगैरह का जांच किया जाता है। कोई बाहर के देश से हमारे देश में जलीय मार्ग से आ रहा है तो उसके पासपोर्ट की जांच की जाती है, वह यही सीमा होता है। इसमें हमारी कोस्ट गार्ड
आपको पेट्रोलिंग करते रहता है, और उनको ये अधिकार होता है कि इस तरफ से हमारे जो EEZ जोन से बाहर से जो भी कोई बाहर अनजान जहाज़ या कोई अनजान यात्री आ रहा, समुद्री यात्री आ रहा है, तो हमारे देश में घुसने से पहले उनके पास, हमारे कोस्ट गार्ड को, हमारे जवानों को, जो हमारे देश का रखवाली करता है, उनको ये अधिकार है कि वो उनका पासपोर्ट चेक करे, उनका पहचान कर सके, तभी हमारे देश में आ सकता है। उनके पास ये अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त ये जो तीसरा बेल्ट है, इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको हम पैट्रिमोनियल बेल्ट भी कहते हैं। पैट्रिमोनियल बेल्ट मतलब होता है जो हमारा पैतृक ये पेटी होता है, जो हमारा बपोती होता है, ये हमारे देश का इस बेटी पर भी पूर्ण अधिकार है, स्वामित्व है। इसमें भी वह अपना जो है माइनिंग वर्क कर सकता है, अपना एक्टिविटी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो कर सकता है। जैसे बम्बई हाई की बात करते हैं तो अरब सागर में बम्बई हाई इसी EEZ बेल्ट में है, जहाँ कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया गया और उससे बम्बई हाई में पेट्रोलियम का ये होता है। तो इस तरह से ये 3 जोन है जो आपको इसके अंतर्गत जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ एक है कि इसमें आप कोई भी पॉल्यूटेंट या प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं, कचरा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका टेरिटोरियल वाटर रिसोर्सेज के साथ मेरीटाइम बेल्ट को प्रदूषित कर सकता है, कंटिग्यूअस जोन को प्रदूषित कर सकता है। पैट्रिमोनियल बेल्ट जो आप ही का है, ये तीनों बेल्ट, इसके अतिरिक्त ये बह के दूसरे देश, आसपास के देश के सीमा में प्रवेश कर सकता है वह प्रदूषण युक्त सामग्री, और दूसरे देश के पानी को भी वह प्रदूषित कर सकता है। तो प्रदूषण को छोड़कर बाकी सारा एक्टिविटीज़ ये तीनों जोन में हमारा देश कर सकता है। तो ये होता है आपको समुद्र के समुद्री सीमा से जुड़े हुए जो हमारे अधिकार हैं उसके बारे में। तो चलते हैं हम आगे, अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन ऑफ अ कंट्री, इट इज नॉट फ्रॉम बेस लाइन बट इट इज फ्रॉम EEZ बाउंड्री। हमारे देश का ये EEZ बाउंड्री है। इसके बाहर ये जो एरिया है, ये एरिया आपका इंटरनेशनल एरिया है। नो कंट्री इज अलाउड टू डू एनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज और एनी एक्टिविटीज इन दिस एरिया। यहाँ के बाद ये EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र आपको इंटरनेशनल क्षेत्र हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो जाता है। इसमें जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं बिना अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, नियामक संगठन है, नीति निर्धारक संगठन है, बिना उसके सहमति के इसमें कोई भी देश कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई आर्थिक गतिविधि नहीं चला सकता है। तो यहाँ के जो संसाधन है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, हो सकता है कि यहाँ कोई देश है, उस देश का सीमा 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ तक आ जाता है, तो इस एरिया में यह देश अपना इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर सकता है। जो शेष बचा यह देश बीच, यह एरिया बीच में है, यह हो गया इंटरनेशनल एरिया, इंटरनेशनल रीजन, जिसमें ना ही यह देश ना इधर का देश, आसपास का कोई देश कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बिना अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहमति से नहीं कर सकता है। दैट्स ऑल।